डियर स्टूडेंट्स, एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड वाला पेपर है उसके एक टॉपिक नवीन निरंकुश राजतंत्रों का उदय के बारे में पढ़ेंगे। द राइज ऑफ न्यू एब्सोल्यूट मोनार्कीज। तो उससे थोड़ा पहले के समय की हम बात करते हैं, यानी जब नवीन निरंकुश राजतंत्रों का उदय हुआ उससे पहले जो मध्ययुगीन व्यवस्था थी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मध्ययुगीन व्यवस्था के 3 मुख्य आधार थे। पहला, इसमें सार्वभौमिक चर्च की व्यवस्था थी। दूसरा, सार्वभौमिक पवित्र रोमन साम्राज्य। और तीसरा, जो स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था थी वो सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। सामंती व्यवस्था की 14वीं 15वीं शताब्दियों में समाप्ति हो गई और इसकी जगह पर निरंकुश राजतंत्रों का उदय हो गया, जिसके अंतर्गत राजाओं के पास निरंकुश सत्ता आ गई थी। अब जो मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था थी उसका पतन क्यों हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सामंती व्यवस्था के पतन के कारण थे, एक तो अब वाणिज्यिक क्रांति हो गई थी, जिसके फलस्वरूप राजाओं के पास व्यापार वाणिज्य के फलस्वरूप, उपनिवेशीकरण के फलस्वरूप प्रचुर मात्रा में धनराशि आ गई थी। तब उन्होंने अपनी स्थायी सेना गठित कर ली थी, जिसके पास बारूद व बंदूक की सुविधाएं थी। और सामंती व्यवस्था में जो सेना होती थी वो घुड़सवार, तीर कमान रखने वाली सेना थी, जो बंदूक वाली सेना से बहुत पिछड़ी हुई थी। तो इनमें राजाओं की शक्ति का मुकाबला करने का सामर्थ्य अब नहीं रहा था। सामंतों के जो दुर्ग थे, जो इनकी सुरक्षा का साधन थे, वो भी अब बारूद से आसानी से तहस नहस किए जा सकते थे। तो ये जो मध्ययुगीन व्यवस्था थी, इसके पतन के जो कारण हैं वो हम पढ़ चुके हैं पीछे की वीडियो में। नगरीय अर्थव्यवस्था का विकास हो गया था, सामंती व्यवस्था का पतन हो गया था, धर्म युद्धों की वजह से मध्ययुगीन व्यवस्था समाप्त हो गई और नवीन निरंकुश राजतंत्रों का उदय हो गया था। ये जो नवीन निरंकुश राज शक्ति थी, इनके पास प्रचुर धनराशि थी जो व्यापार वाणिज्य के फलस्वरूप इनके पास आई थी, और बारूद व बंदूक से सुसज्जित इनकी स्थायी सेना थी जो इनकी शक्ति का आधार था। अब हम बात करते हैं निरंकुश राजतंत्र की विशेषताएं। निरंकुश राजतंत्र की विशेषता में पहले हम बात करते हैं राजा की सत्ता की प्रधानता, यानी इसकी पहली विशेषता की बात करते हैं। तो निरंकुश राजतंत्र की जो व्यवस्था थी उसमें राजा की सत्ता की प्रधानता होती थी। राजा ही राज्य के सभी अधिकारियों की नियुक्ति करता था, उनकी पदोन्नति करता था, उनको पद से हटाता था। ये सब राजा की इच्छा पर ही डिपेंड था। जो पड़ोसी देश होते थे उनके साथ युद्ध व संधि भी राजा के आदेश के अनुसार ही होती थी। राजा ही कानून निर्माता था, वही नियम बनाता था। राज्य में कोई भी राजा के खिलाफ बोलने का साहस नहीं जुटा सकता था, क्योंकि राजा तो राज्य के कानूनों से भी ऊपर था। तो राजा की सत्ता की प्रधानता होती थी निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था में। राजाओं की सैन्य शक्ति, यानी अब राजा जो हैं वो सामंतों की सैनिक टुकड़ियों पर निर्भर नहीं था, उसके पास अपनी स्थायी सेना थी। राजा अपनी देखरेख में सैनिकों की भर्ती करता था, उनकी पदोन्नति भी राजा की इच्छा के अनुसार ही होती थी।
जो सेना थी उसमें भी राजा के प्रति स्वामी भक्ति की भावना रहती थी। पहली जो सेना थी वो सामंतों के प्रति स्वामी भक्त होती थी, अब राजा के प्रति सेना स्वामी भक्त होती थी। और राजा जो है वो हमेशा अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगा रहता था। शांति काल में भी सैनिकों की नई भर्ती और प्रशिक्षण का काम चलता रहता था, क्योंकि सेना की मदद से ही राजा राजद्रोही तत्वों का दमन कर सकता था, विदेशियों से युद्ध कर सकता था और अपने राज्य की शांति व व्यवस्था को कायम रख सकता था। फिर निरंकुश राजतंत्र की अगली विशेषता की बात करते हैं हम, मौलिक अधिकारों विहीन प्रजा। यानी निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत राज्य की प्रजा के पास किसी तरह के अधिकार नहीं थे। अगर कोई भी राजतंत्र विरोधी विचार दिखाता तो उसे बिना मुकदमा चलाए ही जेल में बंद कर दिया जाता था या फिर राज्य से निकाल भी दिया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सामंतों की शक्ति का ह्रास हो गया था। जो अवज्ञाकारी सामंत थे उनकी जागीरों को जब्त कर लिया जाता था और जो आज्ञा मानते थे राजा की उन्हीं सामंतों को महत्व दिया जाता था। नियमित व स्थायी नौकरशाही का गठन। यानी अब योग्य व निष्ठावान नौकरशाही का गठन किया गया था। शुरुआत में तो योग्य व्यक्तियों का प्रशासनिक सेवा के लिए चयन किया जाता था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये सोचा गया कि सामान्य घरों से आने वाले ये योग्य लोग राजा का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन बाद में थोड़ा नौकरशाही का विकृत रूप भी आया, लोग धन के बदले भी पद खरीदने लगे थे, तो ये भ्रष्टाचार भी इस व्यवस्था में आया था बाद में। निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था की एक विशेषता थी व्यापार वाणिज्य का विकास। यानी अब राजाओं को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने व प्रशासनिक खर्च के लिए धन की आवश्यकता रहती थी। और अब ये धन कैसे मिले? तो कृषि से जो टैक्स मिलता था, राजस्व मिलता था, उससे तो इसकी पूर्ति हो नहीं सकती थी। व्यापार वाणिज्य से ही ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं को धन की प्राप्ति हो सकती थी। तो अब हर देश कोशिश करता था कि वो निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा करे और आयात कम से कम, ताकि उसे ज़्यादा व्यापारिक लाभ हो। ये नीति वाणिज्यवाद की नीति थी। प्रतिनिधि संस्थाओं का उदय। यानी जो प्रतिनिधि संस्थाएं बनी थी एस्टेट, ये अभी प्रारंभिक रूप में ही थी, लेकिन फिर भी लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आ गई थी। और इसी की वजह से इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि देशों में निरंकुश राजाओं को इन संस्थाओं से संघर्ष भी करना पड़ा। ये जरूर था कि इन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली निरंकुश शासकों ने इन संस्थाओं की कोई बात नहीं सुनी और अपनी इच्छा के अनुसार शासन किया, लेकिन आखिर में उनकी पराजय तो हो हुई थी। यह निरंकुश राजतंत्र हार गया था और इसके बजाय प्रतिनिधि संस्थाओं का उदय हो गया था। तो ये इस टॉपिक में हमने बात की मध्ययुगीन व्यवस्था के पतन की और नवीन निरंकुश राजतंत्रों के उदय की। संक्षेप में एक बार हम इसकी बात करें तो मध्ययुगीन व्यवस्था जिसमें राजा और चर्च सार्वभौमिक थे, पवित्र रोमन साम्राज्य सार्वभौमिक था, चर्च सार्वभौमिक था और सामंती व्यवस्था पर यह निर्भर था। मध्ययुगीन व्यवस्था
सामंती व्यवस्था का पतन हो गया था और निरंकुश राजतंत्र का उदय हो गया था, क्योंकि अब राजाओं के पास प्रचुर धनराशि आ गई थी। व्यापार वाणिज्य की वजह से बारूद व बंदूक से सुसज्जित उनकी स्थायी सेना थी, जिनके सामने सामंती सेना का कोई अस्तित्व नहीं रहा था। जो निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था थी उसमें राजा की सत्ता ही प्रधान होती थी। राजाओं की अपनी स्थायी सेना होती थी। प्रजा को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं होता था। सब कुछ राजा की इच्छा के अनुसार ही चलता था। राजा ही कानून निर्माता था और वह कानून से ऊपर भी था। सामंतों को अब कोई महत्व नहीं दिया जाता था। जो सामंत स्वामी भक्त होते थे वही अस्तित्व में बने रहते थे। बाकी सामंतों का पतन कर दिया जाता था, विनाश कर दिया जाता था। राजा ने अपनी स्थायी नौकरशाही व्यवस्था गठित कर ली थी। व्यापार वाणिज्य का ज़्यादा से ज़्यादा राज्य के द्वारा विकास किया गया ताकि राज्य की धन संपदा में वृद्धि हो। और फिर प्रतिनिधि संस्थाओं का उदय तो हुआ, लेकिन ये अपने बाल्यकाल अवस्था में थी। बाद में जरूर इन प्रतिनिधि संस्थाओं ने निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। अपने अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे निरंकुश राजतंत्रों के उदय के कारणों के बारे में। धन्यवाद।